अच्छा जी, इससे और भी स्टूडेंट्स को आने थे, अभी सिर्फ 2 लोगों ने ही ज्वाइन किया है।
सर आपका माइक ऑफ है। अच्छा, थैंक यू। तो ये है इसके अंदर एक्सेस कैपेसिटी। सबसे पहले ये कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज लेस एफिशिएंट देन परफेक्ट। इसमें उसके दो रीजन है। सबसे पहला रीजन तो एक्सेस कैपेसिटी। तो देखिए, मैंने इससे पहले वाले इसके ऊपर आपको बताया था कि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है वो मिनिमम पे नहीं, मिनिमम कॉस्ट पे ऑपरेट नहीं कर रहा होता, बल्कि ज्यादा पे कर रहा होता। इसकी एग्जांपल मैं थोड़ी सी आपको जरा सी दे देता हूँ। एक मिनट। अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं, देखें जैसे ये वाला पॉइंट है इस पे, ठीक है। इसमें आप देखें कि ये यहाँ पर इसका ऑपरेट कर रहा है, क्यू जो है करस्पॉन्डिंगली वो यहाँ पे इसको कट कर रही है, जबकि इसका जो लोएस्ट पॉइंट है वो यहाँ है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट हमेशा एवरेज टोटल कॉस्ट को उसके लोएस्ट पॉइंट से कट करता है। तो अगर ये बिल्कुल मिनिमम पॉइंट के ऊपर जा रहा होता है जहां पर इसकी सबसे लोएस्ट कॉस्ट होती है, तो जाहिर है एफिशिएंट पॉइंट तो ये है कि जहां पर मैक्सिमम प्रोडक्शन ले एट द लोएस्ट कॉस्ट, तो वो ये यहाँ पर है। लेकिन वो क्या कर रहा है कि कम प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, और ऐसी जगह पर जहां पर इसकी कॉस्ट भी ज्यादा आ रही है। तो इसका मतलब यह है कि वो हमेशा क्या है, वो कि वो एक्सेस कैपेसिटी उसके ऊपर मौजूद है और फुल कैपेसिटी पे वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद है मार्कअप ओवर मार्जिनल कॉस्ट। हमने परफेक्ट कंपटीशन के पढ़ा था कि जो प्राइस होती है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होती है, क्योंकि जो कोई भी फर्म होती है वो उस वक्त तक एडिशनल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करती रहती है जब तक वो उसकी एडिशनल जो है जो उसकी वैल्यू है या उसकी जो कॉस्ट है, एडिशनल कॉस्ट या जो मार्जिनल कॉस्ट है वो उसके प्राइस के बराबर नहीं हो जाती है। उस वक्त तक वो प्रोड्यूस करता रहता है। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, प्राइस मार्जिनल कॉस्ट से ऊपर होता है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से मोनोपोली के अंदर होता है, ठीक है। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में तो इसका मतलब यह है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर भी आप हायर प्राइस ही पे कर रहे होते हैं एज कम्पेयर टू परफेक्ट कंपटीशन। अब ये किस तरह से वेलफेयर के ऊपर जो है असरअंदाज होता है। उसकी वजह सबसे पहले तो क्या है कि जनाब, वेलफेयर पे इस तरह से होता है कि क्योंकि वो फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि लोग कम हायर प्राइस पे करेंगे, इसलिए कि प्रोडक्शन कम हो रही है। प्रोडक्शन कम होने की वजह से डिमांड जो है वो एक्सेस है, वो सप्लाई और प्राइस जो है वो ज़्यादा है। तो वो ज़्यादा प्राइस जो है वो पे कर रही है। और प्लस ये है दूसरा पॉइंट कि ये जो मैंने भी जो दूसरा पॉइंट है मैंने पहले ही बता दिया था इसके ऊपर, कि प्राइस जो है मार्जिनल कॉस्ट से ऊपर है। तो इसका मतलब ये है कि ये सोशल इनएफिशिएंसी जो है कहलाएगी, इसलिए कि जितनी आपके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी है आप उस पर काम ही नहीं कर रहे हैं। इसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट मौजूद है, जबकि ये अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म की जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये कंज्यूमर को लिए लॉस है ये, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि जनाब कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। सोल्यूशन भाई इसका ये है कि इसका सोल्यूशन जो है वो कोई नहीं है। गवर्नमेंट सिर्फ इस तरह की पॉलिसी बनाए कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन मार्केट के अंदर हो, और जितना ज़्यादा कंपटीशन मार्केट में होगा उतना ही ज़्यादा जो है वो वेलफेयर गेन होगा। अदरवाइज अगर आपने इसको मार्केट के ऊपर छोड़ दिया तो वो फर्म्स की तादाद या कितनी फर्म्स ऑपरेट कर रही हैं और कितने बायर मौजूद हैं, डिमांड और सप्लाई के थ्रू जो है वो सारा ऑपरेट हो रहा होगा। लेकिन होगा क्या उसके अंदर, कि आपकी सप्लाई कर्व जो कि हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए थी रिलेटिवली, या मोर जो है इलास्टिक होनी चाहिए थी, इलास्टिसिटी जो है वो हर चीज़ के अंदर कम होती चली जाएगी। डिमांड की इलास्टिसिटी तो वैसे ही मौजूद है जैसी है, लेकिन प्राइ जो इसकी इलास्टिसिटी है सप्लाई की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। अच्छा, number of firms in the market may not be optimal due to external effects from the entry of new firm। और नंबर ऑफ फर्म जो है वो मतलब ये कभी भी ऑप्टिमल, क्योंकि इसमें वैसे ही कह दिया गया था कि भाई मैनी फर्म्स बट नॉट क्या कहते हैं लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स एज इनफाइनाइट एज
नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, इस तरह से नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये क्यों होता है इस तरह से? नंबर वन, प्रोडक्ट वैरायटी एक्सटर्नैलिटीज, इसलिए कि प्रोडक्ट जो है लोग थोड़ा सा उसको डिफरेंट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है। अब ये मार्केट में किस तरह से अपनी जगह बनाएगी नई फर्म? अगर वो आएगी कि वो कोई एक नई चीज लेकर आए। ठीक है। अगर वही चीज लेकर आ रही होगी तो कोई फर्क उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। सही। इसी तरह से जो है क्या कहते हैं कि वो कुछ बिजनेस स्टीलिंग एक्सटर्नलिटीज होती हैं कि अगर लॉस भी किसी वजह से हो रहा है तो जिसकी वजह से मार्केट से वो आउट हो जाती हैं। पहले वाली प्रोडक्ट वैरायटी की वजह से तो वो इंटर होती है, लेकिन दूसरी की वजह से वो आउट हो जाती है। तो ये इनएफिशिएंसी जो है वो तो इसका ऊपर किसी भी तरह से मतलब इस इनएफिशिएंसी के ऊपर किस तरह से ओवरकम किया जाएगा जाके ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी हो, वो नहीं हो सकती। इसी वजह से गवर्नमेंट जो होती है क्या करती है, वो टैक्स लगाती है, इन फर्म्स को टैक्स करती है, और उस टैक्स का जो रेवेन्यू हासिल होता है वो मतलब ऑफ कोर्स इट इज़ यूज फॉर दी टू रन दी अफेयर्स ऑफ द स्टेट, बट लेकिन साथ साथ जो है वो वेलफेयर के कामों में भी इसको किया जा रहा होता है, ताकि इसकी वजह से जो इनएफिशिएंसीज क्रिएट हो रही थी और लोगों के पास इनकम के ज़राए जो है वो कम हो गए थे, और वो जो लाजमी सर्विसेज होती हैं, नेसेसिटीज़ होती हैं, वो उनको जो है सब्सिडाइज रेट के ऊपर जो है वो पब्लिक को फराहम कर रहे थे, जिसके अंदर हॉस्पिटल्स है, एजुकेशन है, सिक्योरिटीज़ है, इस तरह की चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही होती है। अच्छा जी, अब मैंने इससे पहले बताया था आपको कि जनाब कि एडवर्टाइजिंग जो है ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इस ओवरऑल पूरे मार्केट कंडीशन में। ठीक है ना। अच्छा, किस तरह से है ये मार्केट कंडीशन में ओवरऑल? कोई बता सकता है एडवर्टीजमेंट के बारे में थोड़ा सा, अगर कोई, कि एडवर्टीजमेंट क्या होता है और ये किस तरह से जो है? जी सर बताइए। अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने को बेसिकली एडवर्टाइजमेंट कहते हैं कि आप किस तरीके से मार्केटिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट की, वेदर थ्रू मीडिया चैनल्स, न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टेली जी मार्केटिंग कर रहे हैं। तो अपने किसी भी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना, मार्केटिंग मार्केटिंग करना एडवर्टाइजमेंट कहलाता है। ठीक है, सही है। और ये क्यों किया जाता है? जाहिर है कि डिमांड। कस्टमर्स सर को या तो अपने बेसिकली लोगों को अवेयर करना कि हम लोग मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। हाँ हाँ, अवेयर करने से मतलब जी ये होता है कि इसके ऊपर आप एक्चुअली अपनी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ाना चाह रहे होते हैं। सिंपली ये होता है कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो बढ़ती चली जाए, यही है ना, सिंपल। ठीक है। तो ये एक्चुअली, अब ये है कि ये जो कंपोनेंट है एडवर्टाइजिंग जो है ये मोनोपोलिस्टिक मार्केट का जो है, क्यों वहां पर सब्स्टिट्यूट तो मौजूद है, परफेक्ट 100% सब्स्टिट्यूट किसी का मौजूद नहीं है, बल्कि आप किसी प्रोडक्ट को भी उठा के देख लें, मोबाइल फोन इज मोबाइल फोन, लेकिन जो एक रेंज होती है, जो एक आपने एक रेंज सेट कर ली फॉर एग्जांपल कि नहीं जनाब आपको जो है वो मोबाइल फ़ोन ऐसा चाहिए कि जिसकी प्राइस 20,000 है, तो उसके अंदर आपके पास चार पांच जो है वो ऑप्शन आ जाते हैं। तो हर किसी का जो होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और आपको जो बेहतर लगता है ऑप्शन, उसके लिहाज से जो है क्या कहते हैं आप उसको चूज कर लेते हैं। या फिर ये है कि अगर आपने बेंचमार्क बजाय प्राइस के बढ़ाने के, आपने कह दिया कि नहीं जनाब कि जिसके अंदर जो है रैम जो है वो 3 GB हो, मुझे सिर्फ वो चाहिए, तो 3 GB रैम के अंदर जो है आपने कह दिया कि नहीं जनाब कि ये चीज़ आपको चाहिए। फिर आपने कहा कि नहीं जनाब 3 GB रैम के अलावा एक चीज़ और भी होनी चाहिए कि नहीं जनाब वो 4G चलने वाला होना चाहिए, डबल होना चाहिए। अब इस पूरे उसके रेंज के अंदर फिर आप देख के जो है वो कर रहे होते हैं। तो इसी वजह से एडवर्टाइज जो है वो किए जा रहे होते हैं कि लोगों को हमारी प्रोडक्ट के मुतालिक ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो। क्यों हो? इसलिए कि उसकी डिमांड बढ़े, क्योंकि उसको तो सेल करना है, जब तक सेल नहीं होगा तो जाहिर बात उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो एडवर्टाइजिंग का जो ये है हम तो इसको थोड़ा सा हम ये सही कि सो फार वी हैव स्टडीड द थ्री मार्केट स्ट्रक्चर। परफेक्ट कंपटीशन भी पढ़ा था हमने, मोनोपोली भी पढ़ी थी, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन तो अभी हमने देखा है कि किस तरह से होता है, विच इज़ वेरी मच क्लोज टू मोनोपोली। अगर आप ग्राफिकल उसके हवाले से देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा मोनोपोली से ही जो है वो करीब तर होता है। और इन ईच ऑफ दीज वुड यू एक्सपेक्ट सी फर्म्स स्पेंडिंग मनी टू एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट्स, व्हाई और व्हाई नॉट? अच्छा,
अब है इसके ऊपर जनाब के व्यू पॉइंट क्या है कि एडवर्टाइजिंग जो है अच्छी चीज है खराब चीज है, किस तरह से उसके क्या जो है इफेक्ट होते हैं। क्योंकि एडवर्टाइजिंग जो है ये एक फ़लसफ़े के अंदर एक बहुत ही बड़ा एक जो है वो सब्जेक्ट है एक्चुअली। एडवर्टाइजिंग क्यों किया जाता है, हमने जब परफेक्ट मार्केट के अंदर जो है जब पढ़ रहे थे एजम्पशन, तो उसके अंदर एक थी परफेक्ट नॉलेज, कि जिसमें यह था कि बायर को भी परफेक्ट नॉलेज है और सेलर को भी परफेक्ट नॉलेज है। लेकिन ये अजम्पशन जो है बिल्कुल ही अनरियलिस्टिक है। किस तरह से कि बायर को जो है ना परफेक्ट नॉलेज नहीं होती है, बल्कि उसके पास लिमिटेड नॉलेज होती है, या वो लिमिटेड भी इस तरह से होती है कि अगर एडवर्टाइजिंग के थ्रू जो है वो कहा जाता है कि नहीं जनाब हम जो है आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अपनी प्रोडक्ट के मुतालिक, हम बायर को एजुकेट कर रहे हैं ताकि वो बेहतर चीज़ खरीदे। लेकिन जाहिर बात है कि उसकी इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह से दी जाती है कि नहीं जनाब कि ये जो खसूसियत है या ये जो कैरेक्टरिस्टिक है मेरी प्रोडक्ट का, ये सिर्फ मेरी ही प्रोडक्ट के अंदर है। ठीक है, तो बेसिक मकसद तो ज़ाहिर उसका प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है, वो बिल्कुल भी ये नहीं होता है कि वो जो है कंज्यूमर को कोई अवेयरनेस फराहम कर रहे हो। लेकिन बहरहाल दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग सब्जेक्ट एंड वेरी डिबेटेबल सब्जेक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं, हमें फ़लसफ़े से कोई ख़ास लेना देना नहीं है, हम सिर्फ जो उसके इकोनॉमिक जो है एस्पेक्ट सिर्फ हम उसको देखेंगे। अच्छा जी, अ, ये जनाब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कमर्शियल इंडस्ट्रीज के अंदर प्रोडक्ट डिफरेंशिएट होती है और मार्कअप प्राइसिंग जो होती है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है हर किसी के लिए। तो फिर वो इस वजह से एडवर्टाइज कर रहे होते हैं कि जनाब कभी जिस मार्केट के अंदर प्राइस की अहमियत ज़्यादा होती है तो वो प्राइस को हमेशा जो है क्या कहते हैं फोकस कर रहे होते हैं। जहाँ पर क्वालिटी मैटर करती है या जो एक डिफरेंट तरीके की चीज़ जो करती है वो, जैसे पाकिस्तान के अंदर मोबाइल फ़ोन के हवाले से कि जनाब डबल सिम का और 2 सिम का 3 सिम के 4 4 सिम के जो है मोबाइल फ़ोन ये होने चाहिए, क्योंकि इसकी बड़ी अहमियत है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इस वजह से तो वो जाहिर बात है मार्केट टू मार्केट ये चीज़ें डिफर कर रही होती हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि इन जनरल द मोर डिफरेंशिएटेड द प्रोडक्ट्स द मोर एडवर्टाइजिंग फर्म्स। ठीक है, बाय। तो ये है कि जितनी ज़्यादा डिफरेंशिएशन होगी प्रोडक्ट के अंदर उतनी ज़्यादा जो है वो फर्म उसको एडवर्टाइज कर रही होगी। ठीक है, सोशल वैल्यूज ऑफ एडवर्टाइजिंग उससे इकोनॉमिस्ट डिसएग्री करते हैं। जैसे मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि जनाब ये कोई इन्फॉर्मेशन क्या कि इनको एजुकेट नहीं किया जा रहा होता, बल्कि सिर्फ अपनी प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक बताई जा रही होती है या दूसरे की कैरेक्टर या दूसरे की जो है वो ख़राब चीज़ों को जो है हाईलाइट किया जाता है कि फ़लाँ जो हमारी प्रोडक्ट है जो ये है इसके अंदर ये बहुत ख़राबी है, ये ख़राबी है, फ़लाँ ख़राबी है, लेकिन हमारी प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छी है। तो उसके ऊपर ये कंज्यूमर को एजुकेट या उसको अवेयरनेस देने की बात नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रोडक्ट की झूठी सच्ची जैसी भी तारीफ हो वो की जाती है। Critics of advertising believe society is wasting the resources it devoted to advertising, कि जनाब वो अपना टाइम और अपने रिसोर्सेज को जो है वो बर्बाद कर रहे होते हैं एडवर्टाइजिंग के थ्रू, और इसके अलावा जो है कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, फिर उसके अलावा यह है कि एडवर्टीजमेंट जो होती है वो लोगों की चॉइस को जो है मैनिपुलेट कर रही होती है, उनके टेस्ट को मैनिपुलेट कर रही होती है। और ये बिल्कुल इस तरह से इसमें मतलब ये बिल्कुल एक सच्चाई है कि जो लोगों का एक तो ये है कि जनाब एक मिनट सर, कि जैसे एक फैशन किसी चीज़ का चला हुआ है तो फैशन जो है वो खुद ही मतलब फैशन एक तरह का टेस्ट ही होता है ना। तो अब ये है कि किसी चीज़ का फैशन कभी आता है कभी नहीं आता है, कभी कोई चीज़ पलट के दोबारा वापस आ जाती है। तो ये कौन करता है? ये जाहिर बात है कि फर्म्स खुद करती हैं। और तो वो इस तरह से वो लोगों के चॉइस के ऊपर असरअंदाज होती है, बजाय इसके ऐसा नहीं होता कि वो कंज्यूमर को देखते हुए फिर जो है क्या कहते हैं उसकी नीड को देखते हुए कोई फैशन या डिज़ाइनिंग वगैरह दे रही होती है, बल्कि वो खुद ऐसा डिज़ाइन करती हैं, फिर लोगों को बताती हैं कि इसका ये है ये है, या खुद ही कह जाती है नहीं जनाब ये चीज़ इन है और ये चीज़ आउट है। तो इस तरह से वो इस टेस्ट के ऊपर जो है वो कर रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से चंद दिनों पहले एक आज से 4 5 साल पहले एक ऐड आता था
जिसके अंदर वो दिखाते थे कि दो भाई होते हैं, एक बड़ा स्मार्ट होता है और वो इसलिए कि पेप्सी पीता था, लेकिन दूसरा जो होता है बिल्कुल ही बेचारा जो है वो बावला सा होता है। उसकी वजह ये होती है कि वो चाय पीता है। तो जाहिर बात है कि इस तरह से करके जो है वो टेस्ट जो है उसको मैनिपुलेट किया जा रहा होता है कि नहीं जनाब कि ये चाय से बेहतर ये है कि आप जो है वो पेप्सी पी लें। फिर दूसरी तरफ बिल्कुल इसी तरह से आता है कि एक और चाय का एडवर्टाइज आ रहा होता है जो आजकल आप देख रहे हो, कहते हैं कि नहीं जनाब कि मगरिबी तहजीब को भूल जाओ, मगरिब को हटाओ, बल्कि अपनी मशरिकी तहजीब जो है उसको याद रखो। और वो चाय होती है हमारे यहाँ कि अगर कोई आता है चाय पेश की जाती है, बोतलें या इस तरह की चीज़ें पेश नहीं की जा सकती हैं और उसमें बड़ी बुराइयां होती हैं, फला वाला जो कुछ भी है। तो इस तरह से जो है ना एडवर्टीजमेंट के थ्रू लोगों को अब आपकी मर्जी है कि आप किस चीज़ को बेहतर समझते हैं, किस चीज़ को सही समझते, लेकिन है ये कि वो लोगों के टेस्ट के ऊपर जो है वो असरअंदाज हो रहे होते हैं खुद ही। एडवर्टाइजिंग इम्पीड्स कंपटीशन। अच्छा, ये मैं आपको थोड़ा सा एक एनालिसिस के जरिए से बताऊंगा कि किस तरह से करती है, ठीक है। इट क्रिएट्स द परसेप्शन दैट प्रोडक्ट्स आर मोर डिफरेंशिएटेड देन दे आर देन दे रियली आर, अलाउिंग हायर मार्क्स अप। क्योंकि ये बड़ी बेहतरीन प्रोडक्ट्स है। आप देख ले कि बिल्कुल जो ब्रांड वाली चीज़ें होती हैं, मैं इसकी एक इस तरह से मिसाल दूंगा उसके ऊपर कि नहीं जनाब, जैसे कि अगर आप जुनेद जमशेद से कोई ड्रेस लेने जाते हैं तो वो ज़रा महंगा होगा एज कम्पेयर टू जो एक जेनरिक प्रोडक्ट जिसका कोई भी जो है वो ब्रांड नहीं है। वो क्यों ज्यादा, और वो प्राइस उससे कहीं ज्यादा जो है वो ले रहा होता है और कहता यही है कि नहीं जनाब ये आप लोगों का ख्याल है, मेरी प्रोडक्ट जो है वो जैसी मेरी है वो बिल्कुल भी किसी दूसरे की नहीं है। अगर इसको थोड़ा सा मान भी लिया जाए, लेकिन इसके बावजूद उसका जो मार्कअप होता है, उसके जो प्राइस होते हैं वो उससे कहीं ज्यादा होते हैं, जितने जो है क्या कहते हैं उसकी क्वालिटी में थोड़ी सी बेहतरी आती है। तो वो बहुत ज्यादा जो है वो कमा रहा होता है। अब एडवर्टाइजिंग के जो प्रोपोनेंट है या डिफेंडर्स हैं वो क्या कहते हैं, इट प्रोवाइड्स यूजफुल इंफॉर्मेशन टू बायर्स, ठीक है। वो यही कहते हैं कि नहीं जनाब यूजफुल इंफॉर्मेशन आती है, आप मतलब ये आपको माननी पड़ेगी। इन्फॉर्म्ड बायर्स कैन मोर इजीली फाइंड एक्सप्लॉइट प्राइस डिफरेंशिएशन। और जब उसको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होगी तो इस इन्फॉर्मेशन की वजह से उसके अंदर बार्गेनिंग पावर जो है कंज्यूमर की बढ़ जाएगी, कि वो बता सकता है कि यार ये तुम जो चीज़ इसने में दे रहे हो कि फला चीज़ में तो ये चीज़ भी होती है, ये चीज़ भी होती है, तो लेकिन तुम्हारी चीज़ लेने का फ़ायदा क्या है, ठीक है। तो वो इस तरह से बता रहे होते हैं कि क्योंकि उसको इन्फॉर्मेशन जो है अवेलेबल है, इस वजह से वो उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से बार्गेन कर सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि जब ये सारी सूरत हाल मौजूद है तो फिर एडवर्टाइजिंग जो है वो कंपटीशन को बढ़ाती है। और एडवर्टाइजिंग का मतलब यही है कि आपकी मार्केट पावर नहीं है, इसी वजह से आप जो है क्या कहते हैं एडवर्टीजमेंट के थ्रू गए हैं। तो इसका मतलब यही है कि मार्केट पावर को भी जो है फर्म्स की वो रिड्यूस करती है या ख़त्म करती है और कंपटीशन को भी बढ़ा रही है। अब इसकी एक एग्जांपल दी गई है इस तरह से कि आई ग्लासेस जो होते हैं मोर एक्सपेंसिव, ये अमेरिका की मिसाल है, इन स्टेट दैट प्रोहिबिटेड एडवर्टाइजिंग बाय ग्लास मेकर देन इन द स्टेट दैट डिड नॉट रिस्ट्रिक्ट सच एडवर्टीजमेंट। कि जहां पर किसी प्रोडक्ट की अगर एडवर्टीजमेंट पे पाबंदी लगा दी जाए तो वो ज़्यादा महंगी होती है, लेकिन अगर किसी चीज़ के एडवर्टीजमेंट की इजाज़त हो तो वो जो है वो इतनी महंगी नहीं होती, बल्कि जो है वो सस्ती होती हैं। तो उसकी बहुत सारी चीज़ों की एग्जांपल दी गई। तो जितने जो उसको एडवर्टाइजिंग को डिफेंड करते हैं वो यही कह रहे होते हैं कि नहीं जनाब ये वेलफेयर में इजाफा करती है, ये वेलफेयर इन्हांसिंग है, ये वेलफेयर प्रोन है, ये बिल्कुल भी किसी तरह से वेलफेयर को डैमेज नहीं कर रही होती है। As a signal of quality, firms' willingness to spend huge amount on advertising may signal the quality of its product to consumer। कि नहीं जनाब कि वो जो कुछ भी लिखा हो, लेकिन कुछ भी हो जाए वो अपनी क्वालिटी को जो है वो बरकरार रखती है। एड्स में कन्विंस बायर्स टू ट्राई a product once, buy a product with higher quality for people become repeat। तो एडवर्टीजमेंट का यही मतलब होता है कि वो ज़्यादातर एडवर्टीजमेंट कुछ इस तरह से किया जाता है कि ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक बार ही उसको यूज़ करें, बल्कि क्या है कि आप उसको मुस्तकिल जो है उसका उसकी यूज़ का रिपीटिशन भी जो है वो करती रहे। सही है कि अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है किसी का, फॉर एग्जांपल अगर सैमसंग है, तो कोशिश यही होती है कि नहीं जनाब आप दूसरा भी अगर जब इसको चेंज करना चाहें तो फिर वो सैमसंग का ही लें, किसी और का ना लें आप उसको। या फिर ये है कि जनाब उसको रिपीट करते रहें, और भी चीज़ें हैं।
कि अगर आप एक पार्क में जा रहे हैं तो आप बार बार उसी पार्क में आए, एक जो है रेस्टोरेंट में गए हैं तो आप बार बार जो है उस रेस्टोरेंट के अंदर आए, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही दफा आए उसमें। द मोस्ट एक्सपेंसिव एड्स आर नॉट वर्थ वाइल अनलेस दे लीड टू रिपीट बायर्स। जाहिर बात है कि अगर वो बायर रिपीट नहीं करेगा, बार बार नहीं आएगा, तो फिर उसके एक्सपेंसिव जो है वो एडवर्टीजमेंट का कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, तो बस ये कुछ है, थोड़े से ये है कैरेक्टरिस्टिक थे। अच्छा, जब एडवर्टाइजमेंट की बात आएगी, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की बात आएगी, तो ब्रांड नेम्स की, जिस तरह से मैंने बार बार इसके अंदर एग्जांपल जो मैं दे रहा था, तो उसमें ब्रांड्स की ही बात हो रही थी। ठीक है, इन मैनी मार्केट्स ब्रांड्स नेम प्रोडक्ट्स को एग्जिस्ट विद जेनेरिक वंस। जेनेरिक का मतलब यह है कि प्रोडक्ट तो वही है, लेकिन जो है वो उसका कोई ब्रांड नहीं है। और दोनों तरह की चीज़ें मार्केट में बिल्कुल आप देख सकते हैं कि तकरीबन हर चीज़ के अंदर इसी तरह की सूरत हाल है। वो अलग बात है कि हमारे यहाँ जो जेनरिक है वो हर चीज़ वो चाइना चाइना कह के जो है बेच दी जाती है। दिस इज ये भी ज़्यादा एक तरह का ब्रांड ही हो गया, लेकिन जेनरिक का मतलब यही होता है कि वो बगैर किसी एक इस्टेब्लिश्ड ब्रांड के जो है वो चीज़ बिक रही होती है। अच्छा जी, फर्म्स विद ब्रांड नेम्स यूजुअली स्पेंड मोर ऑन एडवर्टाइजिंग। और ब्रांड को ही, जो ब्रांड वाले होते हैं वही एडवर्टीजमेंट करते हैं। ज़ाहिर का ब्रांड नेम नहीं है तो वो तो उसको तो एडवर्टीजमेंट की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसी एडवर्टीजमेंट की वजह से क्या होता है, उनकी कॉस्ट बढ़ती है। और कॉस्ट को जो कवर किया जाता है, किससे किया जाता है? जाहिर है कि वो हायर प्राइस से जो है वो किया जाता है। तो ब्रांड लॉयल्टी और फला वाला जो कुछ करके लोग जो है, लोग यही चाहते हैं कि जनाब उसी ब्रांड से जो है वो करें। लॉयल्टी जो है उसके अंदर वो पैदा करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि लोग जिस ब्रांड के ऊपर है उसी ब्रांड के ऊपर रहें। अच्छा जी, एज विथ एडवर्टाइजिंग देयर इज अ डिसएग्रीमेंट अबाउट द इकोनॉमिक्स ऑफ ब्रांड नेम्स। क्रिटिक्स क्या है ब्रांड नेम की? ब्रांड नेम्स कॉज कंज्यूमर्स टू परसीव डिफरेंसेस दैट डू नॉट रियली एग्जिस्ट। कि वो इस तरह की चीज़ों को बता रहा था कि मुख्तलिफ है, लेकिन जाहिर बात है वो इस तरह से मुख्तलिफ नहीं होती हैं। कंज्यूमर्स willing to pay more for brand names is irrational foster the advertising। एक्चुअली तो वो यही है, क्योंकि उसकी कॉस्ट बढ़ रही है, तो इसी वजह से हमेशा ब्रांड नेम जो होते हैं, जो ब्रांड होते हैं, वो ज़्यादा चार्ज कर रहे होते हैं। असल में प्रोडक्ट ये आसान हो जाती है कि नहीं यार, मुझे आइडियाज़ पे जाके लेना सबसे अच्छा यही होता है बस। ठीक है, तो अब यह है कि वो ज़्यादा प्राइस हो कम प्राइस हो, उससे उसको इतना फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता, क्योंकि वो उस ब्रांड से ही लॉयल हो चुका होता है। वो सोचता है कि यही है। या फिर ये कि इसकी सिंपल से मिसाल दे दो, अब तो खैर जो है दर्जियों पे से कपड़े सिलवाने का रुझान ख़त्म हो गया। तो आप जो है बस एक जगह ही जाते हैं कि नहीं यार ये जो है ना ये सबसे अच्छा है। या जो अगर जो बॉयज़ हैं, जो हजरात हैं, जाहिर बात है कि उनको हर महीने 2 महीने पे जाके अपने बाल वगैरह बनवाने पड़ते हैं, कटवाने पड़ते हैं। तो वो जिस बार्बर शॉप को एक दफ़ा चूज कर लेते हैं डिफरेंट करने के बाद भी, तो हमेशा उसी के ही जो है वो स्टिक रहते हैं। तो यही है कि ये जो कंज्यूमर्स का जो है ना, ये जो इस तरह से जो ब्रांड के नाम से ये इरेशनल है, हालांकि काम जो है बकौल उसके यही होता है कि यार सारे एक जैसा ही कर रहे होते हैं। ठीक है, eliminating government protection of trademarks would reduce influence of brand names result in lower price। और गवर्नमेंट जो है वो हमेशा ट्रेडमार्क, जैसे पाकिस्तान के अंदर भी ट्रेडमार्क रजिस्ट्री वगैरह के थ्रू उन ब्रांड को प्रोटेक्ट करती है। यहाँ तक कि चंद दिनों पहले एक चीज़ और भी निकली थी, हर चीज़ के नाम पर अभी भी चोरी छुपे ये सब काम हो रहा है कि नहीं जनाब ये फला चीज़ का रेप्लिका है। रेप्लिका जो है टोटली इलीगल है, मतलब वो एक तरह की चोरी ही है, वो ट्रेडमार्क की वायलेशन है। वो भी जो है उसको अगर आप कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अगर जो है उसको बताते हैं कि रेप्लिका के नाम से बेच रहा है, तो उस कंपनी के खिलाफ जो है वो जुर्माना करेंगे, कार्रवाई करेंगे और उसको बंद करा देंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से हायर प्राइस करते हैं। लेकिन अगर यही गवर्नमेंट अगर ख़त्म कर दे तो जाहिर बात है कि फिर वो नहीं होगा, वो चार्ज नहीं करेगा। अच्छा, देखिए अब हम इकोनॉमिक्स की तरफ आ जाते हैं थोड़ा सा। एक्चुअली ये है क्या, ये आपकी डिमांड को स्टिमुलेट करने के लिए एडवर्टाइजिंग इस तरह से। एम्स ऑफ एडवर्टाइजिंग क्या होता है? शिफ्टिंग द डिमांड कर्व टू द राइट। हमने इससे सबसे पहले क्या कहा था? सेम प्राइस के ऊपर अगर डिमांड चेंज होती है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, किसी ये डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा, और ये किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से होगा। और वो एक्सटर्नल फैक्टर क्या है? वो एडवर्टाइजिंग है। ठीक है, तो वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मेकिंग डिमांड लेस प्राइस इलास्टिसिटी।
दूसरा एडवर्टाइजिंग का मकसद ये होता है कि उसकी इलास्टिसिटी जो है उसकी प्रोडक्ट की कम हो, ठीक है ना। और ये किस तरह से होगा, जब ब्रांड लॉयल्टी हो जाएगी। अगर कोई शख्स कह ले कि नहीं जनाब कि मुझे सैमसंग का ही फोन खरीदना है, तो इसका मतलब ये है कि वो ब्रांड से लॉयल हो गया है और उसको प्राइस से इतना फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा होने की वजह से, क्योंकि वो ब्रांड के ऊपर ही जो है वो टिका हुआ है कि नहीं मुझे यही चीज चाहिए। तो इस वजह से जो उसका डिमांड कर्व होगा उसकी इलास्टिसिटी बहुत कम होगी, उसकी डिमांड जो होगी इन इलास्टिक होगी। तो एडवर्टाइजिंग का क्या मकसद होता है, एक तो ये है कि अपनी प्रोडक्ट की डिमांड को आउटवर्ड शिफ्ट करे और उसका जो स्लोप है उसको और ज्यादा हो जाए, ठीक है ना, ताकि जो है क्या कहते हैं वो ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। देखें, ये है इनिशियल सिचुएशन, ठीक है। ये एक डिमांड कर्व है D1, ये क्वांटिटी Q1 जो है इसकी प्राइस है, और P1 जो है ये इसके ऊपर मौजूद है, ठीक है। अब हुआ ये कि जनाब एडवर्टाइजिंग की वजह से क्या हो जाएगा, डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा राइट को एंड मेक अ लेस इलास्टिक, ठीक है। लेस इलास्टिक की क्या मतलब है, अब जो फर्म होगा वो ये होगा। आप देखें पहले D1 जो है वो ज्यादा इलास्टिसिटी है इसके अंदर एज कंपेयर टू D2, तो शिफ्ट तो हुआ है, एडवर्टाइजिंग की वजह से ये शिफ्ट भी होगा लेकिन इसकी इलास्टिसिटी भी जो है वो ज्यादा होगी। अब इसको अगर हम देखें तो क्या है जनाब कि अगर सेम प्राइस के ऊपर जो है क्वांटिटी इसकी जो डिमांड है इसकी प्रोडक्ट की बढ़ गई, यहां पर आ गई Q1 से Q2 के ऊपर आ गई, ठीक है। अब ये होता है कि नहीं जनाब इसकी लेस इलास्टिसिटी है, तो इसकी वजह से ये इसको जो है ना पोर्शन ज्यादा मिल रहा है अब इसमें, ठीक है। अच्छा, अब ये कोशिश करता है कि जनाब रेवेन्यू जो है इसके ऊपर बढ़ गया, इसके ऊपर अगर फॉर एग्जांपल वो ये करे कि प्राइस भी साथ साथ बढ़ाते, इसलिए कि उसने अपने डिमांड को इलास्टिक कर लिया ना पहले के बनिस्बत, तो अब जो है इसको प्राइस बढ़ाने के अंदर इसका मार्जिन मौजूद है, वो प्राइस बढ़ा देता है और यहां कर देता है इस प्राइस के ऊपर P2 के ऊपर। अब जो है वो क्या फर्क आ रहा है, ये फर्क आ रहा है इसका, Q से Q3 पहले से तो कम हो जाएगा लेकिन उसका रेवेन्यू जो होगा वो क्या होगा, बढ़ चुका होगा। अगर मैं P इंटू क्यू के लिहाज से देखो, टोटल एरिया के लिहाज से ये एरिया जो है वो ज्यादा है बनिस्बत ये वाला जो एरिया था, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट Q2 एंड Q1, पहले इतना ही बड़ा था ना ये, लेकिन अब जो है ये ज्यादा बढ़ गया, प्राइस बढ़ने की वजह से इसका रेवेन्यू बढ़ गया है। पहले रेवेन्यू इतना बड़ा था लेकिन अब जो रेवेन्यू इतना बड़ा है, क्योंकि देखे ये तो पहले से इतना ही मौजूद है, ये वाला प्राइस बढ़ाने की वजह से ये वाला रेवेन्यू लॉस हो रहा है ये एरिया, लेकिन जो बढ़ रहा है वो कौन सा बढ़ रहा है, वो ये बढ़ रहा है। तो इंक्रीज जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू डिक्रीज के, तो इसकी वजह से उसका जो टोटल रेवेन्यू होगा वो बढ़ जाएगा। तो एडवर्टीजमेंट का ये फायदा होता है कि पहले में आप क्या करते हैं कि खर्चा करते हैं, बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ती है, अब उस जो आपकी कॉस्ट ज्यादा है उस कॉस्ट को ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं, प्राइस को इंक्रीज कर देते हैं। लेकिन प्राइस को इस तरह से इंक्रीज करते हैं कि टोटल आपका जो नेट जो रेवेन्यू है वो ज्यादा ही रहता है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं कि जनाब ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है एडवर्टीजमेंट के लिहाज से भी। किस तरह से, हमने कहा कि जनाब से पहले सप्लाई किसी फर्म का S1 था और ये था अपने इस टाइम पीरियड में एक टाइम पीरियड था, ठीक है ना। यहाँ से उसने अपनी कैंपेन एडवर्टीजमेंट की स्टार्ट की जिसकी वजह से सप्लाई बढ़ के यहाँ आ गई फौरन, ठीक है ना। पहले T1 में कहते हैं कोई एडवर्टाइजिंग नहीं थी, इसने जनाब ये एडवर्टाइजिंग शुरू की, T2 से होती हुई और ये T3 तक आ गई। टाइम थर्ड के अंदर क्या हुआ ये कि जनाब सेल्स मैक्सिमम हो गई, इसके बाद फिर जो है ये सेल्स इसकी S2 ये हो गई। अब उसके बाद जनाब ये अगर एडवर्टीजमेंट नहीं करता है तो जाहिर बात है इसकी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हमने कहा कि नहीं जनाब ब्रांड लॉयल्टी इसने क्रिएट कर ली है, ठीक है। ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट कर ली है तो अब जो सेल होगी वो बिल्कुल इधर नीचे नहीं आएगी बल्कि वो थोड़ा सा यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अब ये जो सेल हो जाएगी इसको हैबिट सेल कह रहे हैं जनाब कि ये हैबिट सेल के ऊपर आ गया है, तो उसकी वजह से जो नेट इफेक्ट आया है वो S1 से S3 पर आया है, क्योंकि अब जो ये चीज आ गई है इसके ऊपर ये प्राइस वगैरह जो है वो आराम से बढ़ा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है क्या कहते हैं इसका एक एडवर्टीजमेंट का एक इम्पैक्ट जो है वो लॉन्ग रन के अंदर आ रहा होता है डिफरेंट टाइम पीरियड्स के अंदर, ठीक है। इस टाइम पीरियड के अंदर ये सेल जो है फिर उसकी लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये आ गया इसका, ठीक है। अब कंक्लूजन पे आ जाते हैं।
कंक्लूजन इसका आप लोग खुद ही जो है पढ़ लीजिएगा, मेरा ख्याल है कि मुझे इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चैप्टर समरी हो गई। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, मैंने जो आप लोगों से शेयर की थी उसमें ये 2-3 स्लाइड्स नहीं थी। ये जो मैंने ग्राफ के जरिए समझाया ना आपको, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये इसमें नहीं है। मैं आप लोग को दोबारा जो है क्या कहते हैं उसके ऊपर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन? नो ठीक है, सर। अच्छा कोई क्वेश्चन नहीं, तो फिर आप लोगों में जितने लोग भी इस वक्त मौजूद हैं, ये प्रेजेंट करके और अपना नाम और अपनी आईडी लिख के प्रेजेंट करके ज़रा ये भेज दें फ़ौरन। इसके बाद हम एक ब्रेक कर लेते हैं, ब्रेक के बाद में फिर दोबारा जो है आके इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। आप इसको जो है ना जिस तरह से प्रेजेंट, जिस तरह से आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क करते हैं वैसे ही अटेंडेंस मार्क कर दीजिए।